हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में, जो कि है हेमाटोलॉजी। ठीक है। और ये क्लास इम्पॉर्टेंट है एमएचएसआरबी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंतर्गत जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आई थी, तो उस पोस्ट का सिलेबस के अंदर ये यूनिट प्रेजेंट है। तो आज हम यही यूनिट कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और इनमें से एक टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस नहीं करूँगा, वो है सेल काउंटर ऑपरेशन। ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर चैनल पे बहुत ही अच्छा सा वीडियो एक अवेलेबल है, तो उसका मैं लिंक आपको वीडियो के लास्ट में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद आरबीसी, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, इनका शेप होता है वो बाइकनकेव होता है, यानी कि दोनों तरफ से डिप्रेशन होता है इस तरह से, है ना। ये आप देख सकते हैं। ये बाइकनकेविटी जो है वो स्पेक्ट्रिन प्रोटीन की वजह से होती है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्फेरोसाइटोसिस। ठीक है, स्फेरोसाइटोसिस यानी कि आरबीसी ये गोल गोल सी हो जाएगी। ठीक है, ये बाइकनकेविटी नहीं रहेगी। ठीक है, आरबीसी का साइज़ है 7 to 8 माइक्रोन, और लाइफ स्पेन जो रहता है, यानी कि कब तक ज़िंदा रहती है आरबीसी, तो वो रहता है 120 डे अप्रॉक्स, है ना। और उसके बाद आरबीसी चली जाती है स्प्लीन में। ठीक है, जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल पैलर जो हमारा लेस रेड पार्ट होता है, बीच वाला, वो सेंट्रल 1/3 हिस्सा रहता है। ठीक है, एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट रहता है। बेसिकली आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रहता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करके वेरियस टिश्यूज़ में ले जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन। इट इज़ नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है, और न्यूक्लिएटेड आरबीसी जो हमें मिलती है वो कैमल्स के अंदर मिलती है। ठीक है, सो दिस इज़ फ्यू थिंग्स अबाउट द आरबीसी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। तो गैस बचपन से ही सेल्स जब फॉर्म होती है, तो बचपन से बेसिकली एम्ब्रॉयनिक स्टेज की बात हो रही है, यानी कि 1 to 2 मंथ ऑफ गेस्टेशन, यानी कि पेट के अंदर जब 1 से 2 महीने का ही एम्ब्रॉयो है, तो कहाँ पे आरबीसीज बनती है या एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, वो बनते हैं यॉर्क सैक से एंड एजीएम रीजन से। ठीक है, तो सबसे पहले जो आरबीसी फॉर्मेशन होता है जहाँ पे एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, और जो फीटल वाले हीमोग्लोबिन है जैसे गोवर 1 गोवर 2 पोर्टलैंड ये सब। ठीक है, तो वो यॉर्क सैक आपको लगाना है। ठीक है, एंड 3 to 6 मंथ उसके बाद लीवर एंड स्प्लीन में आपका आरबीसी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लीवर जहाँ पे प्राइमरी साइट होगा। देन 7 मंथ से लेके 4 ईयर, यानी कि न्यू बॉर्न्स की बात हो रही है बेसिकली, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द बोन्स में ऑल मैरो जो है वो एक्टिव रहेगा। ठीक है, बोन मैरो यानी कि बोन के अंदर जो मैरो होता है, वहाँ पे हेमेटोपोइटिक टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ से आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। और अडल्ट्स में आते आते मैक्सिमम, क्योंकि फैट में कन्वर्ट हो जाता है बोन मैरो, आपका फैट सेल डिपोजिशन हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ही एक्टिव साइट बढ़ती है, जैसे कि स्टर्नम, वर्टेब्रे, या फिर पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स जो होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। सो दिस इज़ फ्यू थिंग अबाउट आरबीसी फॉर्मेशन की गेस्टेशनल पीरियड से लेके अडल्ट तक कहाँ कहाँ पे आरबीसी फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आरबीसी की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है इरिथ्रोपोइटिन नाम से। ठीक है, इट स्टिमुलेट द इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पेरीट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी, जो कि 80% प्रोड्यूस करता है, एंड लीवर एंड ब्रेन से लेस देन 20% आपका इरिथ्रोपोइटिन जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। आयरन आपको पता है हीमोग्लोबिन के अंदर हीम पार्ट होता है ना, वहाँ पे आयरन रहता है, तो आयरन तो इम्पॉर्टेंट है ही। कुछ विटामिन भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 डिफिशियंसीज परनीशियस एनीमिया। ठीक है, जिसमें अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आती है। थर्ड है इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इट इज़ सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ओके, so these vitamins are important for
इट एक्ट एज अ ग्रोथ फैक्टर्स फॉर एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, एंड थायरॉक्सिन करके हार्मोन्स वगैरह भी कुछ इन्वॉल्व होते हैं एरिथ्रोपोइसिस में, ठीक है। नाउ बात करते हैं आरबीसी फॉर्मेशन की बेसिक समरी, जो मिनिमम आपको जाननी जरूरी है, इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट में रखा है, ठीक है, और मैं बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पी से कर लो पहले, और प्रोनोमोब्लास्ट सबसे पहले रहता है, उसके बाद अर्ली, इंटरमीडिएट यानी बीच का, और लेट, ये तो याद हो रहेगा, नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। फिर है ये सारी स्टेज रहती है आपकी बोन मैरो में, तो लास्ट स्टेज इन बोन मैरो इज लेट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिक्नोटिक न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियस जब डिसअपियर होता है, ऐसा पिन पॉइंट होने लगता है, छोटा होते जाता है, वो लेट नॉर्मोब्लास्ट में होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। पॉलीक्रोमेटोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट किस में दिखता है, जब हीमोग्लोबिन अपीयर होने लगता है इन द सेल, ठीक है। सिंथेसिस तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट स्टेज में, बट अपीयरेंस जो है आपका थर्ड स्टेज यानी कि इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट पे होगा। तो आपको ये वाला ज़्यादा याद रखना है, ये वाला ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। एंड पेरिफेरल ब्लड में पहली सेल कौन सी होती है, वो होती है रेटिक्यूलोसाइट, बोन मैरो से पेरिफेरल ब्लड में आ जाती है। देन उसके बाद फर्दर मैच्योरेशन होता है तो आरबीसी हमारी बनती है, ठीक है, जिसमें रेटिक्यूलम डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, एंड बाइकनकेविटी अचीव हो जाती है सेल की, ठीक है। तो आपको बेसिक ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, आप चाहें तो इन्हें भी याद रख सकते हैं, बट जो मैंने डिस्कस किया है अभी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो तो आप छोड़िएगा नहीं। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो बात करते हैं एक क्विक क्वेश्चन से, आप इसका आंसर कमेंट में करिए, है ना। लेट्स सी, थोड़ा बहुत भी आया अभी तक। द प्रोग्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस फ्रॉम प्रीनेटल लाइफ टू अडल्टहुड इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप कमेंट में। देन यहाँ पे आंसर है आपका बी, ठीक है। तो पहले मैंने बताया था यॉर्क सैक में होता है एंड एजीएम रीजन में होता है, उसके बाद आपका लीवर एंड स्प्लीन में होता है, जिसमें लीवर प्राइमरी साइट होती है, ठीक है। देन उसके बाद रेड बोन मैरो में होता है, ओके। तो ऑप्शन बी हेयर इज करेक्ट। ना बात करते हैं आरबीसी से रिलेटेड बात आई है, तो कुछ एबनॉर्मल आरबीसीज होती है, कुछ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं या इंक्लूजन्स होते हैं, उनके बारे में भी हमें जानना जरूरी है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं, अगर वेरिएशन इन साइज है, मतलब आरबीसी के साइज छोटे बड़े हैं, कोई छोटी आरबीसी है, कोई बड़ी, कोई नॉर्मल साइज है ना, तो उसको हम बोलते हैं अनाइसोसाइटोसिस, ठीक है। एंड वेरिएशन इन शेप है, आपको काफ़ी शेप्स के आरबीसी मिल रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्फेरोसाइट्स मिल रही है, टारगेट सेल मिल रही है, डिफरेंट शेप्स की आरबीसी आपको मिल रही है, तो उसे बोलेंगे पोइकिलोसाइटोसिस, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा वन लाइन में, ओके, अगर ये आता है तो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी कब मिलती है, माइक्रोसिटिक मतलब छोटी आरबीसी, वो आरबीसी कब मिलती है आपकी, ये ट्रिक है, सीता में मिलती है ना, सीता इज सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया एंड एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो अगर पूछा जाए माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी कहाँ मिलेगी, तो सीता करके आप याद रखना है इसे, ठीक है। मैक्रोसिटिक आरबीसी आपको सिंपल है, मेगालो, बड़ी जो आरबीसी सीन होती है वो मेगालोब्लास्टिक और पर्निशियस एनीमिया में आपको मिलेगी, ठीक है। टारगेट सेल आपको कहाँ मिलती है, जो कि बुल आई की तरह रहती है ना, इस तरह की आरबीसीज आपको कहाँ मिलेगी, है ना, टारगेट सेल, ठीक है। तो टारगेट सेल सीन इन थैलेसीमिया, ठीक है। और बीटा थैल मेजर को हम कूलेज एनीमिया भी बोलते हैं, ये पॉइंट भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। बात करते हैं स्पेरोसाइटोसिस की या फिर स्पेरोसाइट्स की, तो वो दिखती है हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में या फिर ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया में, जो कि इसका मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पेरोसाइटोसिस, तो आपको बताना है ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ज़्यादातर लोग एचएस लगा देते हैं, हेरेडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। और उसमें क्या है, वही स्पेक्ट्रिन करके एक प्रोटीन होता है, उसकी ही डेफिशिएंसी होती है या नॉन फंक्शनल रहता है वो, ठीक है। बाकी बात करते हैं टीयर ड्रॉप सेल की, जिसको हम डेक्रोसाइट्स भी बोलते हैं, वो आपको माइलोफाइब्रोसिस में दिखेगी। तो होता क्या है, सपोज एक बोन है जिसके अंदर आपका बोन मैरो ऑब्वियसली, और अंदर फाइब्रोसिस हो गई, यानी कि अंदर पार्ट सॉलिड हो गया है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई आरबीसी फॉर्म हुआ तो उसे निकलने के लिए बहुत ज़िद्दोजहद लगा के करना पड़ेगा, तो वो ऐसे खिंच के निकलेगी ना, बिकॉज अंदर तो सॉलिड है, तो बहुत छोटी सी जगह निकलेगी, तो वो कुछ इस तरह की हो जाएगी,
है ना, आंसू के नुमा हो जाएगी उसकी स्ट्रक्चर, तो इसलिए हम बोलते हैं टीयर ड्रॉप सेल, ठीक है। ये माइलोफाइब्रोसिस में हमें देखने को मिलती है। नाउ बात करते हैं डेगमासाइट्स की, जिसे हम बाइट सेल भी बोलते हैं, डॉग डैग ऐसे करके याद रखिए। तो वो दिखती है हमें G6PD डिफिशियंसी में, ठीक है। अब बात करते हैं सिकल सेल्स की, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया में दिखता है, ड्रिपेनोसाइट्स भी बोलते हैं उसे। ये डेक्रोडेगमा डिप्रेनो नाम से भी कभी कभी पूछा जाता है, तो याद कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है β6 ग्लोबिन पोजीशन में। ग्लूटामिक गो मतलब ग्लूटामिक चला जाता है और उसकी जगह वेलिन आ जाता है रिप्लेसमेंट में, ठीक है। तो वेलिन वेलकम, ग्लूटामिक गो, ऐसे याद रखिए आप, ठीक है। पेंसिल सेल्स आपको इस तरह से रहते हैं, पेंसिल सेल, ठीक है, वो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में दिखते हैं। 11th है सिस्टोसाइट्स, कब दिखते हैं, वो होते हैं फ्रेगमेंटेड आरबीसी, मतलब टूटे हुए आरबीसी। तो बेसिकली ऑब्वियसली आरबीसी कब टूटती है, हीमोलिटिक एनीमिया के केस में, ठीक है। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट आरबीसी एबनॉर्मलिटीज़, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा इंक्लूजन्स के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो गोल्फ बॉल इंक्लूजन है ना, उसमें क्या है, एक सेल है जिसमें बड़े बड़े ऐसे ऐसे, जैसे आपका गोल्फ बॉल देखा होगा आपने, ठीक है, उस तरह से दिखेगा। तो और ये सुपरावाइटल स्टेन करते हैं हम, तब दिखता है सुपरावाइटल स्टेन या आखिर न्यू मिथिलिन ब्लू स्टेन, ठीक है। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सुपरावाइटल स्टेन NMB। तो वो हीमोग्लोबिन होता है और वो HBH डिजीज़ में दिखता है, जिसके अंदर डिलीशन हो जाता है कुछ जीन्स का, ठीक है। तो गोल्फ बॉल इंक्लूजन याद कर लीजिएगा। एंड उसके बाद पेपेनहीमर बॉडीज़ आरबीसीज में दिखती है, तो वो आयरन डिपॉजिट्स होता है, वो दिखता है आपको सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। बेजोफिलिक स्टिपलिंग दिखती है, वो है आपका इंक्लूजन जो है वो राइबोसोम्स होते हैं, वो थैलेसीमिया या लेड पॉइजनिंग में दिखती है, ठीक है। कैबॉट रिंग आपको दिखेगी, इस तरह से रहती है, ठीक है, फिगर ऑफ 8 बनाती है, कभी कभी नहीं भी रहता है, नॉर्मल इस तरह से भी दिखेगी, ठीक है। तो कैबॉट रिंग इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, उसमें कंपोजिशन क्या है, आर्जिनिन रिच माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना जो, तो वो है वो, ठीक है। वो आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दिखते हैं। हॉविल जॉली बॉडीज़, वो गाइस DNA रेमिनेंट्स हैं, है ना, वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में दिखेंगे बिकॉज ऑफ इमेच्योर सेल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड हैंस बॉडीज, उसमें क्या है, डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन है, वो आपको G6PD डिफिशियंसी के केस में दिखता है। तो गाइस ये याद कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। नाउ बात करते हैं जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, नॉर्मल रेंज। तो गाइस आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी हेमेटोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट नॉर्मल रेंजेस हैं, यानी कि सेल काउंट्स, PCB, है ना, वो सारा इस आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है अभी। तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या नोट कर लीजिए। तो मैं बेसिकली अब जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा अगर उसमें रेफरेंस रेंज होगा तो वो इसमें लिखा होगा, मैं वहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज अननेसेसरी टाइम वेस्ट है, वो चीज़ आपको रटनी ही पड़ती है एट द एंड, ठीक है। तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए, ये मिनिमम आपको आनी ही चाहिए। ना बात करते हैं WBCs की, ठीक है, यानी कि वाइट ब्लड सेल या ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स में बेसिकली दो तरह के सेल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि उनके अंदर ग्रैन्यूल्स रहते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब उनका साइटोप्लाज्मा क्लियर रहता है, ग्रैन्यूल्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं कंपोजिशन की या डिफरेंशियल काउंट की, कि कौन सी सेल सबसे ज़्यादा रहती है, तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है, 40 to 75%। और ये उसका एब्सोल्यूट काउंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं, बट आपको परसेंटेज याद है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रहती है आपकी लिम्फोसाइट 20 से 40%, देन उसके बाद मोनोसाइट, देन उसके बाद इसिनोफिल, और सबसे रेयर रहती है बेजोफिल्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपका उनका सेल साइज भी दिया हुआ है और लाइफ स्पेन भी दिया है, जैसे कि बेजोफिल क्या है आपका, सबसे कम होती है बट सबसे ज़्यादा लाइफ स्पेन उनका होता है, ठीक है। मोनोसाइट्स उनका डायमीटर यानी कि लार्जेस्ट सेल होती है, वो लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट होती है वो, है ना, 14 to 18 माइक्रोन रहता है, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स की, है ना, यानी कि आपका जो न्यूट्रोफिल वगैरह है वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसमें भी मैंने बताया
ये फालतू की चीज़ें नहीं डाली है, इससे कम क्वेश्चन आते हैं, बट जो भी आ सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले माइलोब्लास्ट रहता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली बोन मैरो के अंदर की बातें चल रही है ना। ये आपके प्रीकर्सर सेल्स होते हैं। प्रीकर्सर मतलब जहाँ से एक मैच्योर ब्लड सेल बनता है डिफरेंशिएशन हो के, इस तरह से, है ना। तो माइलोब्लास्ट के बाद प्रोमाइलोसाइट होता है जो कि लार्जेस्ट सेल होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा रहता है, प्रोमाइलोसाइट। ठीक है, उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है कि जहाँ से ये डिसाइड होता है कि वो इसिनोफिल बनेगा या बेजोफिल बनेगा या न्यूट्रोफिल बनेगा, बिकॉज ग्रैन्युलोसाइट्स तो 3 होती है। अब कौन सा बनेगा वो कहाँ पे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा आपका माइलोसाइट स्टेज पे। ठीक है, अगर ये इसिनोफिल बनेगा तो वहाँ पे पिंक ग्रैन्यूल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेज आपका बताती है। तो कोई पूछे कि ग्रैन्यूल्स स्पेसिफिक कहाँ से सिंथेसिस होते हैं या ये कब डिसाइड होता है कि ये बेजोफिल बनेगा इसिनोफिल बनेगा, तो माइलोसाइट स्टेज से शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेटामाइलोसाइट है, फिर ये यहाँ पे बैंड फॉर्म है। बैंड फॉर्म या स्टैब फॉर्म। स्टैब फॉर्म क्यों, बिकॉज इस तरह से जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो, स्टैबिंग हो रही है ना। 2 to 6% इज़ नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल आपको ब्लड में मिल सकती है, 2 से 6% बैंड फॉर्म। ये एक तरह से आरबीसी से कंपेयर करें तो ये रेटिक्युलोसाइट की पोजीशन पे है बेसिकली। ठीक है, एक जस्ट इमेच्योर फॉर्म है ना, जो फाइनल मैच्योरेशन फॉर्म है उससे एक पहले। जैसे कि आरबीसी के केस में कौन सी थी, रेटिकुलोसाइट थी, उसी तरह यहाँ पे बैंड फॉर्म है। ठीक है, सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल के केस में इसे हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल्स भी बोलते हैं, न्यूट्रोफिल है अगर तो। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिक मिनिमम यू शुड नो। अगर आप इसे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो क्वेश्चन आ सकते थे मैंने बता दिया है। ठीक है, नाउ बात करते हैं सिग्निफिकेंट अगर इंक्रीज हो रहा है ल्यूकोसाइट में तो किस किस केस में हो सकता है, और इनके कुछ अपीयरेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल का खास अपीयरेंस है, उसमें 2 to 5 लोब्स होंगे, है ना। ये जो लोब्स दिख रहे हैं आपको, ये लोब्स होंगे। ठीक है, और फाइन ग्रेन्यूल्स होंगे। तो दिस इज अबाउट न्यूट्रोफिल। मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है ना। तो इसिनोफिल की खास बात क्या है, यहाँ पे पिंक ग्रेन्यूल्स होंगे, कोर्स बड़े बड़े जैसा कि आप देख सकते हैं, और स्पेक्टिकल शेप्ड न्यूक्लियस होगा, बाइलोब्ड। जैसा चश्मा नहीं लगाते लोग, स्पेक्स लगाते हैं, उस तरह का लोब होगा, बाइलोब्ड न्यूक्लियस। ठीक है, बेजोफिल में क्या है, कोर्स ग्रेन्यूल होंगे और वो इतने बड़े बड़े होंगे कि वो बाइलोब्ड न्यूक्लियस को हाइड कर लेंगे, हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो वो है बेजोफिल। मोनोसाइट क्या है, हॉर्स शू शेप्ड या फिर किडनी शेप्ड उनका न्यूक्लियस रहता है। साइटोप्लाज्म क्लियर होता है बिकॉज ये ए ग्रेन्यूलोसाइट है। ठीक है, एंड उसी तरह से लिम्फोसाइट का भी साइटोप्लाज्म क्लियर रहता है, और जो न्यूक्लियस है वो आपका मेजर पोर्शन सेल का कवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीज जब हो जाता है इनमें से कोई सेल, तो जैसे न्यूट्रोफिल कब इंक्रीज होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में या फिर एक्यूट इन्फेक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स आपका इंक्रीज होता है वायरल इन्फेक्शन में मेनली। मोनोसाइट आपका इंक्रीज होता है टीबी में, सिफिलिस में, या कोई मेलिग्नेंसी है उस केस में। ठीक है, इस्नोफिल आपका एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज होगा, एंड बेजोफिल आपका इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटीज़ में या इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये बेसिक मिनिमम आपको जानना है कि कब इंक्रीज होते हैं ये सेल। अदरवाइज बहुत सारी कंडीशन है जिसमें न्यूट्रोफिल बढ़ता है, या बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बेजोफिल या इसिनोफिल बढ़ते हैं। ठीक है, बट मिनिमम आपको 1-2 याद रखने जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इन सब की 1-2 प्रॉपर्टी जिससे बहुत कोर्स ग्रेन्यूल्स बेजोफिल में दिखते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस पूछ ले। ओके, और इम्पॉर्टेंट है इसमें इसिनोफिल, इसके पिंक ग्रेन्यूल्स और स्पेक्टिकल शेप्ड न्यूक्लियस की वजह से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नाउ वाइट ब्लड सेल में भी कुछ मॉर्फोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अगर पूछ ले कि शिफ्ट टू राइट क्या होता है या शिफ्ट टू लेफ्ट क्या होता है, तो बेसिकली ये एक फॉर्म है कोई सी, उससे लेफ्ट में बढ़ रहे हैं तो हम इमेच्योर हो रहे हैं, है ना, और राइट में बढ़ रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, और शिफ्ट टू लेफ्ट मतलब यहाँ पे हो गया हाइपो सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, यानी कि न्यूट्रोफिल वो जिसके अंदर बाइलोब्ड न्यूक्लियस हो गया या लेस लोब वाला न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, इमेच्योर फॉर्म जो होते हैं। ठीक, जो कि हमें दिखता है पेल्गर ह्यूएट एनामली में या फिर शूडो पेल्गर ह्यूएट एनामली में,
इसमें क्या है, आपका ग्रेन्यूल्स भी कम हो जाते हैं, श्यूडो वाले में ग्रेन्यूल्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो इसमें ग्रेन्यूल्स भी मतलब बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। और पेल्गर ह्यूएट में क्या है, लोब्स कम हो जाते हैं, जैसे 2 to 5 नॉर्मली रहता है, बट इस केस में क्या होगा, आपको दो न्यूक्लियस मिलेंगे, मतलब न्यूट्रोफिल के अंदर, किसी के अंदर 3-4 मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हाइपोसेगमेंटेशन हो गया। शिफ्ट टू राइट मतलब ओवर मैच्योरेशन हो गया और बहुत सारे न्यूट्रोफिल हो गए, वो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हो गए, यानी कि 5 लोब 4 लोब्स इस तरह से दिख रहा है, 5 to 6 लोब्स, है ना। तो वो दिखता है आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के केस में, ठीक है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस यानी कि हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। अब बात करते हैं कुछ इंक्लूजन्स, जैसे कि और रॉड्स दिखती है आपको सेल्स के अंदर। सेल्स के अंदर आपको ऐसे निडल लाइक वो दिखेंगे इंक्लूजन्स। तो निडल लाइक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन सीन इन AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, M3 वाला में मिलेगा, फैगट सेल भी बोलते हैं जिसे, ठीक है। और रॉड्स इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। डोल्स बॉडी इज लाइट ब्लू पैचेस, कोई भी सेल है ना, वाइट ब्लड सेल न्यूट्रोफिल है ना, उसका एक सपोज न्यूक्लियस है कोई भी, ठीक है, वहाँ पे छोटा छोटा ऐसे कुछ पैचेस है लाइट ब्लू कलर का, तो उसे ढोल्स बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। टॉक्सिक ग्रैन्युलेशन आपका जो है वो आपका देखने को मिलता है साइटोप्लाज्मा ऑफ न्यूट्रोफिल के अंदर, डार्क स्टेन्ड ग्रैन्यूल्स होंगे वो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो हैं कभी कभी पूछी जाती है ना, बट ये वाला पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ऊपर वाला। तो बात करते हैं हम प्लेटलेट की, अबाउट प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। 2 to 4 माइक्रोन इनका साइज़ रहता है। अगर 10,000 पर क्यूबिक mm से कम है इनका अमाउंट, तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है बॉडी के अंदर, मतलब बिना किसी इंजरी के, बिना किसी चीज़ के आपको अपने यहाँ पे ब्लड लीक आउट होने लगेगा, ठीक है। अगर 10,000 या 15,000 के नीचे ब्लीडिंग हो, वो प्लेटलेट काउंट है। नॉर्मल लाइफ स्पेन आपका जो रहता है 7 से 10 दिन रहता है, ठीक है। बट अगर ब्लड बैंक में बात करें तो वहाँ पे 5 डेज़ के लिए निकाल के रखते हैं प्लेटलेट को, ठीक है। 5 डेज़ उनकी एक्सपायरी रहती है। हाँ, प्रिकर्सर ऑफ प्लेटलेट, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मेगा कैरियोसाइट्स, है ना, ये प्रिकर्सर होता है, प्लेटलेट्स इसी सेल से बनती है। ग्रैन्यूल्स होते हैं प्लेटलेट के अंदर, अल्फा ग्रैन्यूल्स, डेल्टा ग्रैन्यूल्स या डेंस ग्रैन्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर रहता है, वॉन ब्लीवेंट फैक्टर रहता है, फाइब्रोनेक्टिन रहता है। डेंस ग्रैन्यूल्स के अंदर बेसिकली ये सारी कोगुलेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, कोगुलेशन से रिलेटेड, जैसे कि कैल्शियम हो गया, ADP हो गया, ठीक है। तो ये सारे प्लेटलेट के ग्रैन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट, है ना, ये ग्रैन्यूल्स वाला पार्ट रहता है ना, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह रहता है। एंड बात करते हैं प्लेटलेट के कुछ डिसऑर्डर, या तो क्वांटिटेटिव होगा यानी कि प्लेटलेट का अमाउंट कम है, रिड्यूस हो गया है, ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया उस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। ITP यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा, उसमें क्या जाइंट प्लेटलेट दिखते हैं ब्लड स्मीयर में, और ये कब होती है, जब अपना ही इम्यून सिस्टम प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स की, यानी कि क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है। तो प्लेटलेट के अंदर कुछ गाइस रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि GP ग्लाइकोप्रोटीन 1B एंड 9, ये रिसेप्टर रहता है, ये अडेशन के रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटलेट चिपक जाए, है ना, वॉन ब्लीवेंट से या सरफेस से जहाँ पे भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये नहीं है तो हो जाता है बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, ठीक है, या बर्नार्ड सोलियर डिजीज़, ठीक है। ग्लासमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया कब होता है, जब एक और रिसेप्टर है आपका GP2B3A, ठीक है, ये एग्रीगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये प्लेटलेट में को आपस में चिपकाता है। प्लेटलेट टू प्लेटलेट अगर बाइंडिंग होनी है तो ये वाला रिसेप्टर से होगी, ठीक है। अगर इसकी डेफिशिएंसी है ना, इस रिसेप्टर की डेफिशिएंसी है तो ये होगा ग्लासमैन्स थ्रोम्बोस्थेनिया। अगर अल्फा ग्रैन्यूल्स वगैरह की डेफिशिएंसी है तो ग्रे प्लेटलेट सिंड्रोम बोलते हैं। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 से 4 लाख या 4.5 लाख है, ठीक है, वो टेबल से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ फ्यू थिंग वी शुड नो अबाउट द प्लेटलेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक सेल से हटके HB एस्टिमेशन, हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल है जो कि RBC के अंदर रहता है, ठीक है। तो उसके एस्टिमेशन के मेथड से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ कलर के बेस पे कुछ मेथड्स हैं, है ना। तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो होता है साइली मेथड एंड एसिड हेमाटिन मेथड, एंड आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है साइनोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट एक्यूरेट और प्रेफर्ड जो होता है, प्रेफर्ड जो रहता है मेथड वो है, ठीक है, साइनोमेट HB मेथड। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन या एल्कलाइन हेमाटिन मेथड भी है। एंड अदर मेथड्स की बात करें तो टॉलक्विस्ट मेथड OSSC में इससे क्वेश्चन आया था, तो बताएंगे, अभी सब डिस्कस करेंगे, अभी जस्ट ब्रीफ दे रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड जो कि ब्लड बैंक में डोनर स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, ब्लड बैंक में डोनर स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। हीमोक्यू मेथड, ये भी आपका पोर्टेबल हीमोग्लोबिनोमीटर में मेजर होता है, ठीक है। और एक WHO का हीमोग्लोबिन कलर स्केल मेथड है, उसमें क्या है, आप इस तरह से एक स्ट्रिप पे अपना ड्रॉप रखते हैं और इससे यहाँ पे स्ट्रिप डाल के मैच करते हैं कलर, ठीक है, और ग्रेडिंग दी होती है, उससे मैच हो जाएगा, उतना ही आपका हीमोग्लोबिन है। ये WHO ने दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन अडल्ट में जो रहता है HbA1 जो कि 95%, 94%, मतलब ऐसा रहता है हाईएस्ट अमाउंट अडल्ट हीमोग्लोबिन, HbA1 या HbA बोलते हैं। उसके अंदर देखो हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन चेन्स का बना होता है ना। तो अल्फ़ा ग्लोबिन होता है, बीटा ग्लोबिन होता है, तो दोनों की दो दो चेन्स इस तरह से है ना, अल्फ़ा टू बीटा टू, बीटा की दो चेन्स, अल्फ़ा की दो चेन्स, ये अडल्ट हीमोग्लोबिन है। जो ये रेड येलो लाइन से ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबिन चेन्स के बारे में जानना, ठीक है। A2 जो रहता है उसमें अल्फ़ा टू आपका और डेल्टा टू रहता है, ठीक है। एंड फीटल हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा टू एंड गामा टू रहता है। ये आपकी ग्लोबिन चेन्स है, यानी कि प्रोटीन चेन्स है जो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी HP बार्ड्स की, यानी कि हीमोग्लोबिन बार्ड्स, जो कि थैलेसीमिया में देखने को मिलता है फीटल लाइफ में। HP बार्ड्स का आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, इसमें गामा की 4 चेन रहती है, ठीक है, गामा 4 बोलते हैं इसलिए इसे, ठीक है। थैलेसीमिया के केस में हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट आपका है 1, 2, 3 एंड 4। बाकी ये जो आपके हीमोग्लोबिन्स हैं पोर्टलैंड, गवर्नमेंट गवर 2, ये एम्ब्रॉयनिक लाइफ के हैं, इनको भी याद कर लेंगे तो बेटर है, बट जो 4 मैंने बताए हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ फ्यू थिंग अबाउट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ना बात करते हैं मेथड्स की, तो सालिस मेथड तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, N/10 HCl क्या है, हीमोग्लोबिन को एसिड हेमेटिन नाम के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर उसकी हम कलर इंटेंसिटी को कंपेयर कर लेते हैं। ये जो हमारा कंपेरेटर बॉक्स का ब्राउन कलर है, ठीक है, ब्राउन ग्लास इन द कंपेरेटर बॉक्स, उससे कंपेयर करते हैं। ये आपकी सालिस पिपेट है, ठीक है, एंड ये आपकी HP ट्यूब है, हीमोग्लोबिन ट्यूब बोलते हैं इसे। एंड ये आपका कंपेरेटर बॉक्स है जो जिसमें ये ट्यूब डाल के हम इस ब्राउन वाले पार्ट से कंपेयर करते हैं कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिक अबाउट सालिस मेथड, है ना। इसमें क्या है, 2 तरह के हीमोग्लोबिन जो कि एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट नहीं होते, सल्फर हीमोग्लोबिन एंड मिथ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो दीज 2 काइंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन डजंट गेट कन्वर्टेड टू एसिड हेमेटिन, सो दैट्स वाई वी कांट डिटेक्ट दीज टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं साइनोमेथ हीमोग्लोबिन मेथड के बारे में, ठीक है। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, प्लस ये ऑटो एनालाइजर्स में भी यूज़ होता था, ठीक है। अभी ऑटो एनालाइजर्स में जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड यूज़ होता है वो होता है साइनाइड फ्री SLS HP एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। तो इस तरह से यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ सिमिलर टू दिस काइंड, ओके। थोड़ा बहुत एनालाइजर्स के द्वारा वेरिएशन कर दी गई है, बाकी सिमिलर है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका, व्हेन द ब्लड इज मिक्सड विद सॉल्यूशन कंटेन पोटेशियम फेरिसाइनाइड एंड पोटेशियम साइनाइड, यानी कि ड्रैप्सकिन सॉल्यूशन में जब हम ब्लड को मिक्स करते हैं, सारे टाइप के जो हीमोग्लोबिन रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं साइन मेथ हीमोग्लोबिन में, ठीक है, जिसको हम OD लेके फिर बाद में मेजर कर लेते हैं। सिर्फ सेल्फ हीमोग्लोबिन मेथड ऐसा है जो कि कन्वर्ट नहीं होता और उसे हम मेजर नहीं कर पाते प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, ड्रैप्किन सॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है जिसके अंदर पोटेशियम साइनाइड रहता है, ठीक है।
इसलिए हम मार्केट में साइनाइड फ्री मेथड यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, और बात करते हैं अदर मेथड्स की जो कि पूछे जाते हैं। ये जैसे कि उड़ीसा SSC स्टेट वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था लैब टेक्नीशियन के लिए, टालक्विस्ट मेथड। इसमें क्या है, इस तरह का एक ग्रेडिंग चार्ट रहता है, वहाँ पे एक आपको फिल्टर पेपर या कुछ भी पेपर में ब्लड ड्रॉप डाल के इस तरह से कलर मैच करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बेस्ड, यानी कि इसमें कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी रहती है। ठीक है, और जो कि इक्विवेलेंट होती है 12.5 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपको पता है ब्लड डोनेशन के केस में डोनर का इतना या इससे ऊपर हीमोग्लोबिन रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर ज़्यादा है तो ड्रॉप डूब जाती है, और अगर कम है तो वो ड्रॉप यहीं पे फ्लोट करती है। ठीक है, तो उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये ब्लड बैंक में यूज़ होता है फॉर डोनर स्क्रीनिंग। डोनर स्क्रीन। ठीक है, और ये भी आपका ब्लड बैंक में ही मोस्टली देखा जाता है। पोर्टेबल हीमोग्लोबिन मेथड, हीमोक्यू सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या है, आपको ऐसे कट नेल सेट से लगा के ये वाला जो आपका क्यूवेट रहता है इसे टच करना रहता है, यहाँ पे फिल हो जाता है थोड़ा सा, और फिर हम इसे अंदर डाल देते हैं हीमोग्लोबिनोमीटर के अंदर, जिसमें ये अजाइड मेथ हीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे एक तरह से स्पेक्ट्रोमीटर से इस नैनोमीटर पे ओडी लेके कॉन्सेंट्रेशन दे देता है। ठीक है, कि कितना हीमोग्लोबिन है। तो दिस इज़ फ्यू काइंड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन मेथड्स जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो रेड सेल इंडाइसिस के अंदर जो आपकी चीज़ आती है जैसे कि MCV, यानी कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, ये क्या है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ RBC है, यानी कि एक RBC में एवरेजन कितना आपका वॉल्यूम रहता है एक RBC का। ठीक है, एवरेज वॉल्यूम ऑफ RBC। ठीक है, MCH क्या है, एवरेज वेट ऑफ हीमोग्लोबिन इन इंडिविजुअल RBC, मतलब एक RBC के अंदर हीमोग्लोबिन का कितना वेट है, वो MCH है। ठीक है, और MCHC क्या है, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर DL ऑफ RBC, मतलब बेसिकली 100 ml RBC है। ठीक है, डेसीलीटर है ना पर DL, तो उसमें एवरेज कितना परसेंट आपका हीमोग्लोबिन है, तो 32-37% रहता है। ठीक है, तो ये है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको सॉल्व करके दिखाया है। जैसे MCV के केस में हेमाटोक्रिट लेना है आपको इंटू में 10, यानी कि सपोज हेमाटोक्रिट 42 है, 10 से मल्टीप्लाई करा, और RBC काउंट मिलियन में लेना है, यानी कि 5.7 है सपोज। तो इस तरह से आप 73 आ गया, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और इनके ये नॉर्मल रेंज है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मोस्टली नॉर्मल रेंज से पूछा जाएगा, बट सीखने के लिए आप ये फार्मूला विद एग्जांपल याद कर सकते हैं, ताकि आपको वैल्यूज़ दिए हों तो आप कर सकें। पूछे नहीं जाते कभी इस तरह के जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस हैं, बट ये फार्मूले या फिर नॉर्मल रेंज से पूछ सकते हैं, तो आप यहाँ से ये चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हेमाटोक्रिट, HCT भी बोलते हैं, एंड PCV, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई रेड सेल व्हेन ए सैंपल ऑफ एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज सेंट्रीफ्यूज्ड। तो बोल क्या रहा है, कोई भी एंटीकोगुलेटेड ब्लड है ट्यूब, ठीक है, उसको हमने बहुत हाई स्पिन पे सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूज मतलब घुमाना, तो उसमें डेंसिटी के बेस पे चीज़ें सेपरेट हो जाती है, और ऊपर आपका प्लाज्मा बनता है, प्लाज्मा ऊपर, सेल्स आपके नीचे रह जाते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद, तो इस सेल को हम बोलते हैं पैक्ड सेल। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। ओके, तो इसके यूजेस क्या हैं, डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, अगर आपका प्लाज्मा है वो बहुत कम है और सेल्स आपका पूरा यहाँ तक आ गया है और प्लाज्मा थोड़ा सा ही है, दैट मीन्स आपका 80% के अराउंड PCV है, यानी कि आपको पॉलीसाइथीमिया वगैरह है। ठीक है, एनीमिया है मतलब आपका सेल थोड़ा सा ही है, यहाँ पे थोड़ा सा सेल है, बाकी सारा आपका प्लाज्मा है ना, तो वो आपको एनीमिया बताएगा। सेकेंड यूज़ है इसका एस्टिमेशन ऑफ रेड सेल इंडाइसिस। मैंने बताया था फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ती है PCV की या हेमाटोक्रिट की, तो वहाँ आप MCV या MCSC निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ हीमोग्लोबिन वैल्यू, तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं देता हूँ। HB सपोज 12 है, ठीक है, तो रूल ऑफ 3 बोलता है कि उसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका PCV निकल जाएगा 12 या 36। ठीक है, तो 36% पैक्ड सेल वॉल्यूम है। तो इसकी एक्यूरेसी को भी चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि मशीन ठीक ठाक दे रही है, रिलेटेबल दे रही है, बिल्कुल ही अलग दे रही है ना।
तो रूल ऑफ 3 करके भी आप याद कर सकते हैं रूल ऑफ 3। हाँ, तो 2 मेथड होते हैं मेनली, विंट्रोप ट्यूब, जैसे मैंने बताया था विंट्रोप मेथड होता है, उसमें हम विंट्रोप ट्यूब जो होती है जो हम ESR के लिए यूज़ करते हैं उसी से हम आपका PCB भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा माइक्रो हेमेटोक्रिट मेथड, ठीक है। उसमें बेसिकली एक कैपिलरी टाइप की ट्यूब रहती है, उसमें हम डाल के आपका स्पिन करके PCB निकालते हैं, जैसे कि इस तरह से। तो माइक्रो हेमेटोक्रिट ट्यूब या फिर कैपिलरी ट्यूब टाइप की ये एक ट्यूब रहती है जिससे हम उसी तरह के सेंट्रीफ्यूज में स्पिन करते हैं। इस तरह से यहाँ पे सेल पैलेट आ जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे बफी कोट रहता है और यहाँ पे प्लाज्मा लेयर रहती है, ठीक है। और विंट्रोप ट्यूब को भी सेम हम उसी तरह से कितने RPM पे, लगभग 3000 RPM पे 30 मिनट के लिए इस तरह से स्पिन करते हैं। तो यहाँ पे पैक्ड RBC जिसे हम हेमेटोक्रिट बोलते हैं, बफी कोट लेयर आ जाती है थोड़ी सी, बहुत छोटी सी ये रही, और जो ऊपर आपका प्लाज्मा बच जाता है, क्लियर प्लाज्मा, ठीक है। इसको रूल ऑफ 3 मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन इंटू 3, यानी कि सपोज 12 है तो 3 36, ऐसे आप कर सकते हैं। एक होता है रूल ऑफ 9, यानी कि रेड सेल काउंट, मतलब 5 मिलियन है RBC, तो उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 45% आपका पैक्ड सेल वॉल्यूम या हेमेटोक्रिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूल्स आप याद करिए, आप नॉर्मली CBC रिपोर्ट में इसे मैच भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटेबल रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा वरना ये रूल फॉलो होता है। अब बात करते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को श्योर नहीं करता कि हाँ यही है, ये जस्ट नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट है अगर बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी ऑफ RBC टू सेटल मोर रैपिडली इन द फेस ऑफ सम डिजीज स्टेट, मतलब कोई बीमारी है, कोई इन्फ्लेमेशन है तो RBC जल्दी ही सेटल डाउन हो जाती है, ठीक है। यूजुअली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्लाज्मा फाइब्रोनोजन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड अदर एक्यूट फेज रिएक्शन प्रोटीन्स। तो बेसिकली प्रोटीन बढ़ जाता है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स होते हैं वो मार्कर में होते हैं, या इंजरी हो जाती है तो कोगुलेशन वाली चीज़ें चल रही होती है तो फाइब्रोनोजन ज़्यादा रहता है, तो उस केस में ESR आपका बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि RBC आपकी बहुत जल्दी जल्दी सेटल डाउन होती है, ठीक है। तो बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए 2 मेथड है, वेस्टर्न ग्रीन मेथड, विंट्रोप मेथड, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेजेस ऑफ ESR की। मैं आपको विंट्रोप वेस्टर्न ग्रीन अभी नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा। स्टेज ऑफ ESR में बेसिकली पहला स्टेज होता है रोलेक्स फॉर्मेशन का, जिसमें रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब RBC इस तरह से आपका स्टैक ऑफ कॉइन, जैसे कॉइन रखते हैं एक के ऊपर एक, उस तरह से RBC आपकी अरेंज होने लगती है, ठीक है। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ RBC। तो ये 10 से 15 मिनट के बीच में ये पहला स्टेज चलता है, ठीक है, पाइलिंग अप ऑफ द RBC। दूसरा है स्टेज ऑफ सेडिमेंटेशन। अब ये चिपक गई तो ये नीचे गिरेंगे क्योंकि हैवी हो गया है अब थोड़ा, है ना। दिस इज एक्चुअल फेज ऑफ फॉलिंग, है ना, ऑफ RBC। तो ये 40 मिनट चलता है, मेन आपका काम इसी में होता है, जो गिरने का काम रहता है। लास्ट है स्टेज ऑफ पैकिंग ऑफ सेडिमेंटेड RBC अकर, है ना, इन कॉलम ड्यू टू ओवर क्राउडिंग। बेसिकली अब क्या है, नीचे बहुत सारे सेल गिर रहे हैं, अब धीरे धीरे वो सेटल और पैक हो रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहा है ना, ताकि फाइनल हमें ESR मिल सके। ये लास्ट 10 मिनट का होता है, तभी टोटल रीडिंग लगभग 1 आवर में ली जाती है, ये सारे स्टेज मिला के, ठीक है। अब फैक्टर अफेक्टिंग ESR क्या है, इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट को क्या क्या इफेक्ट करता है। मैंने बताया था किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन, फीवर या प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज होते हैं तो आपका ESR इंक्रीज होता है, ठीक है। वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं, बेसिकली देखो RBC के बीच में वो टकराते क्यों नहीं है, एक आयनिक क्लाउड होता है, ठीक है, जीटा पोटेंशियल, सुना है नाम आपने, तो ये चीज़ रहती है। तो ये बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, इस गैप को ब्रिज कर देते हैं और इसे और क्लोजर ले आते हैं, चिपका देते हैं, ठीक है, या फिर इस आयनिक क्लाउड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो चिपकने लगती है RBC आपस में और रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है ना, जिस वजह से ESR आपका इंक्रीज हो जाता है। दूसरा पॉइंट है लो RBC काउंट। अगर RBC थोड़ी सी है तो जल्दी से सारी सेटल डाउन हो जाएगी, तो इंक्रीज़ हो जाएगा ESR। बट RBC बहुत सारी है तो उसमें ये सारी चीज़ें भी होंगी, तो बहुत धीरे धीरे वो सेटल डाउन होगी, तो ESR कम हो जाएगा, ठीक है।
दिस इज़ फ्यू थिंग इंटरफेयर विद ESR। अब बात करते हैं हम विंट्रोप ट्यूब एंड अब बात करते हैं हम विंट्रोप मेथड एंड वेस्टर्न ग्रेन मेथड का। ठीक है, इसमें क्या है, विंट्रोप ट्यूब्स यूज़ होती है विंट्रोप मेथड में, जो कि एक एंड पे क्लोज्ड होती है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर की होती है। जो इसका बोर होता है, यानी कि ये जहाँ से ब्लड इनोक्यूलेट करते हैं बेसिकली, वो 2.5 mm का होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है बाय मिस्टेक। ठीक है, एंड ट्यूब जो है कैलिब्रेटेड होती है बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ रीडिंग रहती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, 0 to 10 या 10 to 0, है ना। और ये सेंटीमीटर में रहता है, तो इसे mm में मान लो। तो ये 100 mm तक बेसिकली आपको बता सकता है ये सारा। सैम्पल यूजुअली हम EDTA लेते हैं विंट्रोप के मेथड में, है ना, बट वेस्टर्न ग्रेन में हम 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू आपकी ये रहती है मेल्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या है, सेंट्रीफ्यूज नहीं करते, इसमें हम जस्ट ब्लड को डाला, मार्क तक फिल किया और हमने उसे जस्ट छोड़ दिया 1 घंटे के लिए, है ना। इसे सेंट्रीफ्यूज नहीं करते अनलाइक PCB। और इस विंट्रोप ट्यूब में हम क्या कर सकते हैं, PCB या हेमेटोक्रेट भी कर सकते हैं, जस्ट इसे सेंट्रीफ्यूज कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेस्टर्न ग्रेन मेथड की। ठीक है, वेस्टर्न ग्रेन मेथड में बात करते हैं, वो लंबी ट्यूब होती है लगभग 30 सेंटीमीटर की, बोर्ड साइज लगभग सिमिलर ही होता है और ये दोनों तरफ खुली रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली एक बल्ब लगा के हम सैंपल पिपेट करते हैं। ठीक है, एक वैक्यूम बल्ब लगा के। ठीक है, और ये कैलिब्रेटेड रहती है टॉप टू बॉटम इस तरह से, 0 to लेके 180 तक, यानी कि 200 तक बेसिकली हम इससे ले सकते हैं रीडिंग। यहाँ पे रहता है एक स्केल रहता है, यहाँ पे 180 लास्ट पॉइंट रहता है, बट आप 200 तक मेज़र कर सकते हैं बिकॉज स्केल की मार्किंग वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो 0 to 200 तक कैलिब्रेटेड रहता है टॉप टू बॉटम। ठीक है, और सैंपल हम 3.8 ट्राइसोडियम साइट्रेट 1:4 रेशियो में, यानी कि 1 पार्ट हम इसका 4 पार्ट ऑफ ब्लड, ये हम लेते हैं। ठीक है, और जो नॉर्मल रेंज है वो इस तरह से है, अगर 0 से 50 के बीच में है तो 15 mm पर आवर मेल्स के लिए और 20 mm पर आवर फीमेल्स के लिए रेंज। अब बात करते हैं टोटल सेल काउंट्स की, जो बेसिकली सेल काउंटिंग होती है हीमोसाइटोमीटर के द्वारा, वो यहाँ पे पूछी गई थी। तो इसमें मैं वो देखो, काउंटिंग करने का वो एक प्रैक्टिकल पार्ट है, वो उससे बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, बट जो क्वेश्चन जिससे बनते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके सामने ला के रख दिया है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वन लाइनर, मतलब इन लाइनों से क्वेश्चन बनेंगे। वो पूछेगा आपसे RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी कि RBC को डाइल्यूट करना है काउंटिंग के लिए, तो कौन कौन से फ्लूइड्स यूज़ कर सकते हो। तो हाइम्स फ्लूइड होता है, डेसीज फ्लूइड होता है, गॉवर फ्लूइड होता है। गॉवर फ्लूइड की स्पेशलिटी है कि वो रॉलेक फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है अच्छे से। टॉयजन्स फ्लूइड होता है, और कितना डाइल्यूशन यूज़ होता है, 1:200। इतना ज़्यादा क्यों यूज़ हो रहा है, बिकॉज मिलियंस में रहती है RBC, 4 to 5 मिलियन। ठीक है, अब बात करते हैं WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड की, तो उसमें मोस्ट पॉपुलर है, जिससे क्वेश्चन भी बनता है, टॉक्स फ्लूइड। 1:20 डाइल्यूशन यूज होता है बिकॉज काउंट कम रहता है। ठीक है, अब प्लेटलेट डाइल्यूटिंग फ्लूइड, यानी कि प्लेटलेट काउंट के लिए जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं वो करते हैं 1% अमोनियम ऑक्सीलेट, और उस मेथड को बोलते हैं बेकर्स क्रॉनकाइट मेथड। इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, या इन दोनों से। दूसरा है हमारा डाइल्यूटिंग फ्लूइड फॉर्मल साइट्रेट, इसे हम कभी कभी RBC के लिए भी यूज़ करते हैं, कभी कभी रेयरली, कुछ बुक्स में मैंशनड है, बट मोस्टली प्लेटलेट के लिए करते हैं। और इससे जो मेथड बना वो रीस एक्नर मेथड बना, और डाइल्यूशन लेते हैं 1:20 का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। AEC के लिए आपने पढ़ा होगा डंगर्स फ्लूइड यूज़ होता है, रैंडोल्फ डाइल्यूटिंग फ्लूइड यूज़ होता है, या हिंगलमैन सॉल्यूशन यूज़ होता है। ये वाला ज़्यादा पॉपुलर है एंड ये वाला ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, 1:10 डाइल्यूशन यूज़ होता है, समटाइम्स 1:20 भी कर सकते हैं, बट मोस्टली रिकमेंडेड 1:10 ही रहता है। अब बात करते हैं जो न्यूवार चैम्बर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, वो डेप्थ से बन सकते हैं। तो न्यूवार चैम्बर जो नॉर्मली यूज़ होता है, इम्प्रूव्ड न्यूवार चैम्बर, उसकी डेप्थ होती है 0.1 mm, और 9 लार्ज स्क्वायर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बड़े बड़े 9 स्क्वायर रहते हैं, जिनका यहाँ पे 1 mm डिस्टेंस रहता है। ठीक है, 1 mm। ओके, और दूसरा एक न्यूवार चैम्बर थोड़ा आउटडेटेड हो गया, फुट्स रोजेंथल चैम्बर, जिसमें क्या है, डेप्थ आपकी 0.2 mm रहती है, जो कि क्वेश्चन बनाती है, और 16 लार्ज स्क्वायर रहते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से 16 तक रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्क्वायर इस तरह का दिखता है रोजेंथल वाला।
तो बनेगा तो इससे बनेगा, नहीं तो और भी टाइप के रहते हैं चैम्बर्स, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं टोटल सेल काउंट्स के लिए जो पिपेट्स वगैरह यूज़ करते हैं हम, डाइल्यूटिंग पिपेट्स, ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इसके लिए मेनली होती है, इन सब के लिए ज़्यादा अलग से पिपेट्स नहीं है। ओके, तो बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी पिपेट की। तो मार्किंग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। 0.5, 1 और फिर डब्ल्यूबीसी में वाइट बीड रहती है जो कि वाइट ब्लड सेल को काउंटिंग के लिए शो करती है, और 11, ये तीन 0.5, 1, 11 ये मार्किंग रहती है आपकी डब्ल्यूबीसी पिपेट पे, ठीक है। और ये रबर पीस है, ये माउथ पीस है आपका, ठीक है। वहीं आरबीसी पिपेट में मार्किंग क्या रहती है, 0.5, 1, और ये बल्ब यहाँ पे बहुत बड़ा होता है और उसमें रेड बीड होती है, बिकॉज ये बताती है रेड सेल पिपेट, ठीक है। रेड सेल वाली पिपेट है ये, थर्मो पिपेट, ठीक है, आरबीसी पिपेट। और ये 101 तक यहाँ के इसकी मार्किंग रहती है, ठीक है, 101 तक, बिकॉज आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसका डाइल्यूशन भी 1:200 रहता है, तो उसके लिए ज़्यादा बड़ी वाली पिपेट हमें यूज़ करनी पड़ती है। और ये रबर ट्यूब और ये माउथ पीस, ठीक है। तो ये मार्किंग याद रख लो, ये मार्किंग और इसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, एली सेल टेस्ट, ठीक है, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस सेल टेस्ट, ठीक है, ये भी आपका टॉपिक है। तो ये क्या है, इट इज़ यूज टू डायग्नोज एन ऑटोइम्यून डिजीज कॉल्ड SLE, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस, एंड अदर ऑटोइम्यून डिजीज लाइक RA एक्सेट्रा, ठीक है, बट मेनली ये SLE के लिए रहता है। तो एली सेल्स और हारग्रेव्स सेल्स इज़ अ न्यूट्रोफिल और मैक्रोफाज, यानी कि वो एक फेगोसिटिक सेल है, सिंपली फेगोसिटिक सेल है, दैट हैज़ फेगोसाइट्स, मतलब उसने खा लिया या इनगल्फ कर लिया है द डीनेचर्ड न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अनादर सेल, कोई भी डब्ल्यूबीसी का डीनेचर्ड मटेरियल उसने अपने अंदर खा लिया है। सपोज कोई भी, सपोज जैसे ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखो, है ना, तो ये कोई भी न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज था, उसने क्या है, ये वाला मटेरियल डीनेचर्ड किसी सेल का था, वो अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एली सेल। अब बात करते हैं एली सेल टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक, है ना। तो अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी ट्रॉमेटाइज करी जाती है बाय रोटेटिंग ब्लड अलोंग विद ग्लास पार्टिकल। तो बेसिकली क्या है, एक ट्यूब है ना, उसमें हमने वेनस ब्लड डाला, एंटीकोगुलेट ट्यूब, EDT भी हो सकता है, हेपेरेट भी हो सकता है, ठीक है। तो 5 ml हमने ब्लड डाला और उसके अंदर हमने ग्लास पार्टिकल यानी कि कांच के टुकड़े डाल दिए, ठीक है। और हमने उसे, जो अपने आप मिक्स करने वाली एक मशीन होती है, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, रोटेट धीरे 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 धीरे, तो उस पर रख दिया है मैनुअली, इसे लगभग 20 से 30 मिनट के लिए इस तरह से रोटेट किया, मिक्स किया बेसिकली, है ना। तो आरबीसी ट्रॉमेटाइज्ड हो गई क्योंकि उसमें कांच पड़ा है, ग्लास पड़ा है, ठीक है। तो अब पेशेंट के सीरम में अगर एली फैक्टर है या फिर एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, यानी कि बेसिकली जो न्यूक्लियस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ में ये देखने को मिलती है, उसे हम एली फैक्टर भी बोलते हैं, वो अगर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियर मटेरियल पे अटैक करेगा जो कि डैमेज डब्ल्यूबीसी का है, जैसे हम एली बॉडी बोलते हैं, ठीक है। और अब वो कॉम्प्लेक्स जो बना वो फेगोसाइटोस्ट हो जाएगा बाई न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो मतलब क्या है, अब इसमें जो है डब्ल्यूबीसी डैमेज हो गया, उनका न्यूक्लियस वाला एक्सपोज हो गया, वहाँ पे जाके एंटीबॉडीज़ चिपक गई। अब जब एंटीबॉडीज़ चिपक जाती है तो उसे कोई भी फेगोसिटिक सेल खा लेता है आराम से, है ना, खा लेता है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट इज़ हैपनिंग इन एली सेल टेस्ट, ठीक है। आपने ट्रॉमेटाइज़ किया कुछ डब्ल्यूबीसी को, जिसकी वजह से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी जाके डैमेज्ड न्यूक्लियर मटेरियल पे अटैच हो गई और फिर उसको किसी ने फेगोसाइटोज कर लिया, जो भी फेगोसिटिक सेल है, न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज को, ठीक है। उसे एली सेल बोला हमने, जैसे कि ये न्यूट्रोफिल था तो उसके लूप साइड में चले गए, बट क्योंकि उसने पूरा सेल, मतलब जो अदर सेल था जिसका डैमेज्ड न्यूक्लियस था, वो मटेरियल पूरा खा लिया है, तो इस तरह से वो दिख रहा है, ठीक है। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाई स्मीयर प्रिपरेशन फ्रॉम बफी कोट, जो बफी कोट वाला पार्ट रहता है उससे स्मीयर अगर हम बना के देखें तो हमें ये सिंपली पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक। अब बात करते हैं हम कोगुलेशन रिलेटेड टेस्ट की, ठीक है। कोगुलेशन रिलेटेड टेस्ट थ्योरी के लिए एक हीमोस्टेसिस नाम से वीडियो चैनल पे है, थ्योरी पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि कोगुलेशन कैसे होता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे एक्सेट्रा,
ठीक है। बट जो टेस्ट है प्रैक्टिकल हीमोस्टेसिस है वो आज हम यहाँ पे बताएंगे, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सिंपल ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम से जो पूछता है वो बस नॉर्मल रेंज पूछता है उसके टाइम की, ठीक है। जब तो ड्यूक मेथड 2 to 5 मिनट, आईवीस मेथड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2 to 7 मिनट, यही वाला यूज़ होता है, ठीक है। क्लॉटिंग टाइम के लिए ली वाइट्स मेथड, इसमें क्या है, सिंपली ट्यूब को ब्लड ग्लास ट्यूब में ब्लड रख के आप उसे 37 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हो, ठीक है। 5 से 12 मिनट इसका नॉर्मल टाइम है। और एक होता है कैपिलरी मेथड है, वो 5 से 10 मिनट। इसमें क्या है, एक कैपिलरी में आप अपना ब्लड भरते हो और उसे टाइम टू टाइम पे तोड़ के देखते हो कि फाइब्रिन थ्रेड आपका बना या नहीं बना, ठीक है। तो ये हमने बेसिक पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये टाइम पूछ लेते हैं कभी कभी सिंपली, तो वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी अदर टेस्ट में आता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है, एपीटीटी, एंड फाइब्रोजन एंड डी डाइमर, ठीक है। तो अदर टेस्ट है, इनके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। अब बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम और आईएनआर की, ठीक है। तो पीटी या फिर आईएनआर, जो पीटी आईएनआर टेस्ट है, इज़ मेजर द क्लॉटिंग टाइम ऑफ रिकैल्सिफाइड प्लाज्मा। यानी कि देखो, जब हम साइट्रेट में सैंपल लेते हैं तो हम उससे कैल्शियम निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। बट अभी क्या है, हम कैल्शियम की सप्लाई उसे दोबारा दे देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑप्टिमल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टिश्यू एक्सट्रैक्ट थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बेसिकली टिश्यू हम एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। तो इट इंडिकेट्स द एफिशिएंसी ऑफ एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे। तो अगर आपने पढ़ा है कि एक्सट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे में टिश्यू फैक्टर एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन का यूज़ होता है, ठीक है। तो हमने कैल्शियम दे दिया जो हमने उससे लिया था, प्लस हमने टिश्यू जूस दे दिया या थ्रोम्बोप्लास्टिन दे दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ब्लड क्लॉट होता है हमारा, तो उससे हमें एक्सट्रिंसिक पाथवे की नॉलेज मिलती है या टाइमिंग मिलती है। तो इसके लिए सैंपल क्या है, प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा चाहिए हमें, यानी कि उसमें प्लेटलेट नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं 3.2% बफर ट्राइसोडियम साइट्रेट में, इस रेशियो के अंदर नहीं, यानी कि 9 पार्ट आपका ब्लड होगा और 1 पार्ट आपका एंटी कोगुलेंट होगा ट्राइसोडियम साइट्रेट। उसको हम बहुत तेज़ आरपीएम पे स्पिन करेंगे, सेंट्रीफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हमें प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा मिल जाएगा। रिएजेंट क्या है इसका गाइस, एक ही रिएजेंट रहता है, एक ही वाइल जनरली रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। उसी में सारी चीज़ें रहती है। उसमें क्या रहता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर टिश्यू जूस रहता है, और प्लस कैल्शियम रहता है। क्योंकि कैल्शियम तो हमने निकाल लिया था ना, तो वो देना पड़ता है। तो मशीन से अगर लगता है तो एक ही वाइल में रहता है, अदरवाइज़ मैनुअली जब हम लगाते हैं तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग भी डालते हैं, ठीक है। तो कोई पूछे कि कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आपको लगाना है अलग अलग, ठीक है। और 11 से 15 सेकंड इसकी नॉर्मल रेंज रहती है। अब आईएनआर क्या है, आईएनआर, अब देखो ये टिश्यू जूस ना कुछ स्टैंडर्ड नहीं है ना, कहीं विदेश में चूहे से ले रहे हैं, किसी अलग तरह की स्पीशीज़ से ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक आईएसआई वैल्यू असाइन कर दी है पीटी रिएजेंट की, ठीक है। तो उससे हम आईएनआर निकाल सकते हैं। तो आईएनआर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। आईएनआर होता है पेशेंट का पीटी, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम ऑफ पेशेंट, एंड सपोज 14 है प्रोथ्रोम्बिन टाइप ऑफ पेशेंट है ना, नॉर्मल रेंज के अंदर है। एंड पीटी ऑफ नॉर्मल रेंज मीन, मतलब जो नॉर्मल मीन निकलता है हमारा, 20 लोगों का हम पीटी करते हैं, है ना, नॉर्मल हेल्दी लोगों का, तो उनका मीन निकला, सपोज वो भी 14 निकला, है ना। और यहाँ पे पावर में आ जाएगा इंटरनेशनल सेंसिटिविटी इंडेक्स, आईएसआई वैल्यू। ये अलग अलग रिएजेंट की अलग अलग होती है, ठीक है। कोई यूएसए में पीटी रिएजेंट यूज़ हो रहा है ये वाला, तो उसकी आईएसआई अलग होगी। तो सपोज इसकी 1 है यहाँ पे, है ना, तो इसका क्या होगा, आईएनआर हमारा 1.00 होगा आईएनआर। तो आईएनआर जो देखते हैं वो कार्डियो सर्जन वगैरह देखते हैं, कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट्स हैं उनको एंटीकोगुलेंट थेरेपी चल रही होती है, जिनसे उनका ब्लड पतला रखा जा सके। तो बेसिकली वो आईएनआर मैनेज करते हैं कि 3 के ऊपर रखना है, 2 के ऊपर रखना है, इस तरह से, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा इससे, नॉर्मल रेंज से बनेगा, और ये एक्सटेंसिव क्लॉटिंग पाथवे को मॉनिटर करता है, उस वहाँ से बनेगा, एंड आईएनआर से बनेगा। मोस्टली क्वेश्चन इससे बनेगा। अब बात करते हैं एपीटीटी, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। द टेस्ट मेजर द क्लॉटिंग टाइम
of plasma after activation of contact factor and the addition of phospholipid and CaCl to calcium chloride but without added tissue thromboplastin. That's why partial thromboplastin बोला गया इसे. So indicates overall efficiency of intrinsic pathway. अभी बोल क्या रहा है कि पहले तो ये क्लॉटिंग टाइम डिटेक्ट करता है, सभी टेस्ट यही करते हैं प्लाज्मा का, बट इसमें क्या है कॉन्टैक्ट फैक्टर का एक्टिवेशन हो गया है, यानी कि जो फैक्टर नंबर 12 वगैरह है वो एक्टिवेटेड है ऑलरेडी. वो क्या क्या करता है, वो एक्टिवेटर हम देते हैं रिएजेंट के अंदर, तो वो इन 12-11 को एक्टिवेट कर देता है. ठीक है, बट अब नीचे की कहानी आपको मॉनिटर करनी है ना. उसके लिए हम डालते हैं फॉस्फोलिपिड, जिसपे फॉस्फोलिपिड पे क्या है आपके क्लॉटिंग फैक्टर वो चिपक के चेन बना लेते हैं, एक दूसरे को एक्टिवेट करने लगते हैं, तो फॉस्फोलिपिड उसके लिए चाहिए. और कैल्शियम, क्योंकि क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम हमने निकाल लिया था तो हमें वो देना पड़ रहा है. ठीक है, बट हमने क्या ऐड नहीं किया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन ऐड नहीं किया है, जो कि हमने पीटी के अंदर किया था, वो चीज़ हमने ऐड नहीं की है, तो इसलिए इसे पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन बोला गया है ना, मतलब आधा चीज़ हमने किया है. ठीक है, सो इंडिकेट्स ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे, और ये इंट्रिंसिक पाथवे को मॉनिटर करता है. अगेन थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो वाला टॉपिक जाके आप पढ़िए, हीमोस्टेसिस वाला. ठीक है, अब इसमें रिएजेंट कौन से यूज़ होते हैं, एपीटीटी रिएजेंट जिसके अंदर क्यूलिन होता है एक्टिवेटर, या एलर्जिक एसिड कोई भी हो सकता है, प्लस फॉस्फोलिपिड रहता है, और कैल्शियम, 2 रिएजेंट यूज़ होते हैं. ठीक है, ये दोनों यूजुअली कंबाइन होते हैं, अगर अलग अलग है तो 3. ठीक है, नॉर्मल रेंज ये रहती है 26 सेकेंड से 37 सेकेंड. हीमोविलिया A-B-C के केस में ये बढ़ा हुआ मिलता है हमें. ठीक है, आइसोलेटेड अगर एपीटीटी बढ़ा है या फिर ये वाला टेस्ट का वैल्यू बढ़ा आ रहा है तो हीमोविलिया ए यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, ठीक है, एंड फैक्टर 9 उसकी डेफिशिएंसी, एंड फैक्टर 11 इसकी डेफिशिएंसी. ठीक है, अब बात करते हैं फाइब्रोजन की. तो क्वेश्चन जहाँ से बनेगा वो मेथड से बनेगा, क्लॉस टेक्निक यूज़ होती है इसमें. इसमें क्या है, हम प्लाज्मा को डाइल्यूट करते हैं और उसे स्ट्रॉन्ग थ्रोम्बिन सॉल्यूशन से क्लॉट करवाते हैं. तो फाइब्रोजन क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन रहता है जो कि सॉल्युबल रहता है. थ्रोम्बिन हम डालते हैं तो वो फाइब्रिन जो कि इनसॉल्युबल होता है, इसी को हम कोगुलेशन बोलते हैं. ठीक है, तो यही करा रहे हैं, बट जितना फाइब्रिन बना उसे हम मेजर कर लेते हैं, तो 200 से 400 mg/dl इसकी नॉर्मल रेंज रहती है. ठीक है, बाकी डी डाइमर क्या है, डी डाइमर कब बनते हैं, जब क्रॉस लिंक्ड जो फाइब्रिन है वो डिग्रेड होता है, यानी कि फाइब्रिनोलिसिस होती है तो टूट के FDP प्लस डी डाइमर ये सब रिलीज होता है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा. तो डी डाइमर कब रेज्ड होता है, DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन, DVT डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन सब केसेस में हमें डी डाइमर बढ़ा हुआ मिलता है. ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या रहती है, 0 to 0.5 माइक्रोग्राम पर ml. इतनी कम क्यों रहती है, 0 क्यों रहती है, बिकॉज जब ये सब चल रहा होगा तभी तो डी डाइमर होगा. नॉर्मली केसेस में बहुत मिनिमल क्वांटिटी में रिलीज होता है. ठीक है, टेस्ट कौन सा करते हैं, मोस्टली हम लेटेस्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं. ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस और टॉपिक्स कोगुलेशन टेस्ट में जिनसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं. नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और वो वाला हीमोस्टेसिस वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा थ्योरी के लिए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं हम हीमोपैरासाइट्स की, यानी कि पैरासाइट्स जो कि ब्लड स्ट्रीम में है, लिव्स इन होस्ट ब्लड स्ट्रीम, तो हीमोपैरासाइट्स बोला गया. ठीक है, अब क्या है, मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए एक पहले से वीडियो प्यारा सा पड़ा हुआ है चैनल पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए. और प्लस 70% पार्ट इसी से है, ये हीमोपैरासाइट टॉपिक का 70% मलेरिया है, तो इसे छोड़िएगा मत, क्वेश्चन बनेंगे तो आपसे नहीं सॉल्व होंगे. इस वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है. ठीक है, तो जाके देख लीजिएगा, मैं लिंक लास्ट में दे दूँगा. बाकी ये सारे टॉपिक हम जो अदर हीमोपैरासाइट है वो हम डिस्कस करते हैं. लेट्स बिगिन. तो फाइलेरियासिस की बात करते हैं, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी बोल देते हैं, हाथी पाँव वाला जो सुना होगा आपने. ठीक है, तो फाइलेरिया है वो. तो पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉज्ड बाई वुचेरिया वेनक्रॉफ्टी जो कि मोस्ट कॉमन है, ब्रोजिया मलाई एंड लोआ, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम ये 3 के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, जिसमें से सबसे कॉमन वेनक्रॉफ्टी है. तो फाइलेरियल वॉर्म्स जो होते हैं वो 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल करते हैं. ह्यूमन है उनका डेफिनेटिव होस्ट, जिसमें वो मैच्योर होते हैं
मेच्योर होते हैं और सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, जिसमें सिर्फ वो रहने का काम करते हैं, हार्बर्स द पैरासाइट, जब तक कि उन्हें डेफिनेटिव होस्ट नहीं मिल जाता। ओके, तो दिस इज़ व्हाट इंटरमीडिएट होस्ट इज़ अबाउट। अब देखो तीनों स्पीशीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी। वुचेरिया वैनक्रॉफ्टी नॉक्टर्नल प्रॉपर्टी है, नाइट में एक्टिव रहता है। क्यूलिक्स मॉस्किटो मोस्ट कॉमनली फैलाती है, बट एडीज और एनाफिलीज भी फैला सकती है। ब्रूजिया मलाई नॉक्टर्नल प्रॉपर्टी, मैंसोनिया नाम की जो मॉस्किटो है, पिस्तिया प्लांट साउथ इंडिया में रहता है, वहाँ के रीजन में ज़्यादा पाई जाती है, वो फैलाती है। लोआ लोआ डायरनल रहती है, मतलब दिन के टाइम में एक्टिव रहता है ये वाला जो पैरासाइट है। और डियर फ्लाइज या क्राइसोप्स इसे स्प्रेड करते हैं। दीज थ्रीज आर शीथेड, यानी कि इनकी जो बॉडी है उसके ऊपर एक शीथ लेयर होती है, कवरिंग रहती है बेसिकली। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट फाइलेरियासिस के। विचेरिया वैनक्रॉफ्टी एंड ब्रूजिया मलाई कॉस्ट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे हम एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन बन सकता है, विचेरिया वैनक्रॉफ्टी एलिफेंटियासिस कॉज करता है। ठीक है, लोआ लोआ कॉज सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, कैलाबार स्वेलिंग बोलते हैं इसे, फ्यूगेटिव स्वेलिंग भी बोलते हैं। अब गाइज ये पोर्शन थोड़ा थोड़ा ना माइक्रोबायोलॉजी लग रहा है, बट मैं थोड़ा सा हिमैट के चक्कर में मैं आपको मतलब ये टॉपिक क्लियर करा दे रहा हूँ, ताकि आप माइक्रो में फिर जाके रिपीटेडली इसे ना पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो माइक्रो में भी आपका ये हेल्प करेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी रहती है। तो इस ये बेसिकली 4 स्टेज होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में लार्वा के। तो फिलेरी फॉर्म लार्वा जो कि स्टेज 3 लार्वा है, वो फाउंड इन फीडिंग ट्यूब। तो पैथोजेनिक फॉर्म है आपकी अडल्ट फॉर्म जो होती है, वो प्रोलिफरेट होके वहाँ पे लिम्फ नोड पे अक्युमुलेट हो जाती है। ठीक है, डायग्नोस्टिक फॉर्म यानी कि जिससे हमें डायग्नोसिस करने को मिलेगा वो है माइक्रोफाइलेरिया, जिसे हम डिटेक्ट करेंगे ब्लड में। ठीक है, तो ये फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ फाइलेरियासिस या विचेरिया वैनक्रॉफ्टी क्या है, तो वो फाइलेरी फॉर्म है लार्वा। ओके, और डायग्नोस्टिक फॉर्म माइक्रोफाइलेरिया है, एंड पैथोजेनिक फॉर्म जो अडल्ट वॉर्म्स होते हैं वो। ओके, अब बात करते हैं लैब डायग्नोसिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिटेक्ट माइक्रोफाइलेरिया, बिकॉज यही तो उनकी डायग्नोस्टिक फॉर्म है ना। तो सैंपल क्या है, ब्लड रहता है। अब देखो कलेक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विचेरिया वैनक्रॉफ्टी एंड रोजिया मलाई वो आपके हैं नॉक्टर्नल प्रॉपर्टी के। ठीक है, तो नॉक्टर्नल प्रॉपर्टी के तो वो नाइट में एक्टिव रहते हैं, तो 10 बजे से रात को 2 बजे तक मिडनाइट वाला जो पोर्शन रहता है वहाँ पे हम सैम्पलिंग करते हैं ब्लड की। ठीक है, और लोअर लो है वो आपका डायरनल प्रॉपर्टी का है, तो उसका सैंपल हम मिड डे में लेते हैं, यानी कि दोपहर के 12 बजे के आसपास, 10 बजे सुबह से और दोपहर के 2 बजे तक। ठीक है, तो लोअर लो का सैंपल तब लेते हैं। अभी क्या है, अगर हमें नाइट वाले सैंपल, जैसे उसमें क्या है, पेशेंट को भी अनकंफर्टेबल रहता है रात को 2 बजे जगा के उसे सैंपल करना, और स्टाफ के लिए भी प्रॉब्लम रहता है, तो एक ड्रग आती है या फिर टेस्ट होता है DEC प्रोवोकेशन टेस्ट। ठीक है, तो डाइथाइल कार्बामेजाइन करके एक ड्रग होती है जिसे हम देते हैं, वो इसके ट्रीटमेंट में भी काम आती है, विचेरिया वैनक्रॉफ्टी वगैरह के, है ना। तो क्या वो इरिटेट हो जाता है और वो 30 मिनट के अंदर ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होने लगता है माइक्रोफाइलेरिया जो है। ठीक है, जो डायग्नोस्टिक फॉर्म में, पहले तो वो हिडन फॉर्म में रहती है ना, बट क्योंकि डे टाइम में तो हिडन फॉर्म में ही रहेगी, नॉक्टर्नल में वो बेसिकली एक्टिव रहती है ना। तो ये ड्रग खाने के बाद 30 मिनट के अंदर वो इरिटेशन की वजह से ब्लड स्ट्रीम में पेरिफेरल ब्लड में आ जाते हैं डे टाइम के अंदर। अदर टेस्ट कौन से हैं, थिक स्मीयर बना सकते हैं हम, माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं सिंपल, जिम्सा HND वगैरह, और एक है स्क्रॉटम का हम USG कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लिम्फ नोड्स वगैरह में फाइलेरियल डांस साइन मिलता है, सर्पेंटाइन मूवमेंट मिलती है इसी की, माइक्रोफाइलेरिया की। ठीक है, और एलाइजा वगैरह PCR वगैरह ये भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव बफी कोड मेथड यूज़ कर सकते हैं, एंड कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक जैसे कि नॉट कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक और फिल्टरेशन हम कर सकते हैं। अगर लो पैरासाइट है, मतलब ये माइक्रोफिलेरिया बहुत लो क्वांटिटी में लग रहे हैं आपको, तो ये कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स भी होती हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं अगर आया तो, सो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अदर हीमोपैरासाइट्स की, जैसे कि लीशमेनिया हो गया, ट्रपैनोसोमा हो गया, है ना। तो दीज आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, यानी कि फ्लैजिला होता है। ठीक है, और ये भी पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन में पाए जाते हैं।
when based upon the arrangement of flagella they exist in 4 morphological stage, ठीक है, एमेस्टिकोट, प्रोमेस्टिकोट, एपीमेस्टिकोट एंड ट्राइपोमेस्टिकोट, ये 4 फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। ओके, तो लीशमीनिया का पहले बात करते हैं। लीशमीनिया का जो डायग्नोस्टिक फॉर्म है, यानी कि जो हमें ढूंढेंगे हम मिलेगा जिससे हम डायग्नोसिस बना पाएंगे, वो होता है एमेस्टिकोट फॉर्म, ठीक है। वो हमें मिलता है एलडी बॉडीज़ में। एलडी बॉडीज़ क्या है? लीशमीनिया डोनोवन बॉडी, डोनोवन बॉडीज़। ये क्या है? बेसिकली मैक्रोफेज ने ये एमेस्टिकोट फॉर्म को इनगल्फ कर लिया, बिकॉज वो तो एक फेगोसिटिक सेल्स है, तो उस चीज़ को हमने बोला एलडी बॉडीज़। ओके, और बेसिकली इनका जो होस्ट रहता है मेमेलियन होस्ट रहता है, एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन रहता है, हो सकता है, ठीक है। और एक इनका होस्ट होता है इंसेक्ट होस्ट, सैंड फ्लाई यूजुअली रहता है जो इंसेक्ट होस्ट रहता है उनका। फ्लेबोटोमस आर्जेंटिपस इसका नाम है, याद कर सकते हैं आप चाहें तो। ये प्रोमेस्टिकोट है ना, वो इन्फेक्टिव फॉर्म है, ठीक है, यानी कि यही हमारी बॉडी में इंजेक्ट होगी। अब लैग डायग्नोसिस और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं लीशमीनिया डोनोवानी के या लीशमीनिया के, वो देखो। लीशमीनिया डोनोवानी कॉज विसरल लीशमीनियासिस, कॉस्ट कालाजार या फिर ब्लैक फीवर बोलते हैं या डमडम फीवर बोलते हैं, बिहार इंडिया में सबसे ज़्यादा रहता है। तो ये लीशमीनिया डोनोवानी कॉज करता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा है ओरिएंटल सोर, ये क्यूटेनियस लीशमीनियासिस है, ये एल ट्रॉपिका कॉज करता है, लीशमीनिया ट्रॉपिका कॉज करता है ओरिएंटल सोर, ठीक। देखो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स में क्या है? फीवर एंड स्प्लेनोमेगेली हमें दिखता है, स्प्लीन मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन रहता है। माइक्रोस्कोपिक में हम सिंपल एलडी बॉडीज़ यानी कि एमेस्टिकोट फॉर्म जो होती है वो देखते हैं, बिकॉज वही डायग्नोस्टिक फॉर्म है, वही हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये एलडी बॉडीज़। सैंपल क्या रहता है? स्प्लेनिक एस्पिरेशन रहता है, मोस्ट सेंसिटिव, बट यहाँ पे हीमोरेज का खतरा रहता है। स्प्लीन हाईली वास्कुलर ऑर्गन है, तो वहाँ पे हमें छेद नहीं करना है, ठीक है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड। ओके, हम कल्चर भी करा सकते हैं। ये मैकनील निकोल मीडियम यूज़ होता है, ट्रिपल एन मीडियम बोलते हैं हमें इसे, ठीक है, वो यूज़ होता है। बाइफेसिक मीडियम है जिसमें 2 पार्ट होते हैं, सॉल्ट अगार एंड डिफिब्रिनेटेड रैबिट ब्लड। ओके, और ये दूसरा मीडियम यूज़ होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। लीशमीनिया की कल्चरिंग में ये यूज़ होता है। ओके, अदर टेस्ट में क्या आएगा? जैसे कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी टाइप टेस्ट होते हैं, जैसे कि टीबी के केस में मॉन्टॉक्स टेस्ट वगैरह होता है, उसी तरह से लीशमैनिन टेस्ट होता है जिसे हम मॉन्टेगनीग्रो टेस्ट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और IFA टेस्ट, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, ये कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन जो बनेगा वो यहाँ से बनेगा मोस्टली, मॉन्टेनेग्रो से, ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रिपैनोसोमा की, ठीक है। ये क्या है? ये बेसिकली स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। पहले तो स्लीपिंग सिकनेस, अगर सिंपल क्वेश्चन जो पहला बन सकता है वो यही बन सकता है कि स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा कॉज करते हैं। अभी उसमें 2 फॉर्म आती है, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी जो कि छागास डिजीज़ कॉज करता है, या इसे बोलते हैं हम साउथ अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। ओके, ट्रांसमिटेड बाई इंसेक्ट वेक्टर कॉल्ड रेडोविड बग। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। 2 तरह की फॉर्म रहती है, क्रूजी और ब्रूजी, ठीक है। ब्रूजी क्या है? अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस करता है, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस एग्जैक्ट वाली जो करता है वो ब्रूजी करता है, ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, और ट्रांसमिटेड बाई सेस्से फ्लाई। ओके, ये फ्लाई इंपॉर्टेंट है जो, तो ये वाला यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। ये वाला कम बनता है, बट ये छागास डिसीज इंपॉर्टेंट है, क्रूजी करता है, सी से छागास, सी से क्रूजी। ओके, इस तरह से, और इनके वेक्टर इंपॉर्टेंट है या फिर जिससे वो ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो है ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी की सब स्पीसीज भी हैं कुछ। ओके, अगर ईस्ट अफ्रीकन या वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस पूछा तो आप यहाँ से एजेंट याद कर सकते हैं, बट ये उतना नहीं पूछता, तो मैं नहीं बोलूँगा याद करने को, बिकॉज होते भी नहीं है याद, है ना। मेन आपका है स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी। ओके, आप अगर थोड़ा याद कर सकते हैं तो नीचे वाला भी याद कर लीजिएगा। मैंने बताया था कि 4 टाइप के इसमें फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द फ्लैजेला पोजीशन, ठीक है।
तो इसमें क्या है, ट्राइपोमेस्टिकॉट्स हम डिटेक्ट करते हैं, वही डायग्नोस्टिक फॉर्म है बेसिकली। तो हम ब्लड सैम्पलिंग से कर सकते हैं, CSF एग्जामिनेशन करते हैं, लिम्फ नोड एस्पिरेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, CSF के अंदर मॉड सेल दिखती है हमें। मॉड सेल क्या है, आर एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल कंटेनिंग लार्ज इसिनोफिलिक इंक्लूजन ऑफ IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये सेल्स हमें दिखते हैं ट्रिपेनोसोमा के केस में, है ना, CSF एग्जामिनेशन के केस में। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी ब्लड एग्जामिनेशन और CSF एग्जामिनेशन और लिम्फेडेनोट एस्पिरेट हम यूज़ करते हैं। अब ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की बात करें थोड़ा सा, तो उसकी इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है हमारी, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिकोट। सेम इन्फेक्टेड फॉर्म ही हमारी आपकी डायग्नोस्टिक फॉर्म भी रहती है इस केस में, है ना, जो कि ये फाउंड होती है फीसिस ऑफ रेडोविड बग्स। इसकी फीसिस में मिलता है, इस कीड़े की जो पॉटी होती है उसमें ये मिलता है। अगर कहीं पे भी आपकी स्किन पे कटा हुआ और इस कीड़े का कुछ भी स्टूल वगैरह लग गया वहाँ पे, आप खेत में काम कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वो ये आपका एंटर हो जाएगा। तो यही आपकी इन्फेक्टिव फॉर्म हुई, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्राइपोमेस्टिकोट्स आर ओनली स्टेज फाउंड इन ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। अभी जो यही स्टेज सेम आपकी डायग्नोस्टिक फॉर्म भी हो गई अब। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है, सी शेप्ड ट्राइपोमेस्टिकोट इन ब्लड स्लाइड, इस तरह से सी शेप्ड आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल लाइन से पूछा जा सकता है, सी शेप्ड ट्राइपोमेस्टिकोट इन ब्लड साइल सीन इन ट्रिपेनोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन। ओके, ब्रूजी में भी आपको ट्राइपोमेस्टिकोट्स ही ढूंढने हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों में ही आपका इन्फेक्टिव फॉर्म और डायग्नोस्टिक फॉर्म एक ही रहता है। अब आता है बेविशिया या फिर बेप्सिया, जो भी पढ़ना है इसे। बेप्सिया माइक्रोटी करके एक ऑर्गेनिज्म है, वो कॉज करता है, ठीक है। इट्स कॉजेज बेबियोसिस विच कैन अफेक्ट स्प्लीन, लीवर, किडनी, ठीक है। इट इज़ इरिथ्रोसिटिक इंट्रासेलुलर पैरासाइट, बेसिकली ये इरिथ्रोसाइट के अंदर रहता है, लाइक प्लाज्मोडियम की तरह ही है ये, बी माइक्रोटी। एंड इट कॉज हिमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है ये, ठीक है। इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाई टिक बाइट, जो टिक हमें काट लेती है, इक्सोड स्कैपुलरिस बोलते हैं, ठीक है, उससे ये स्पोरोजोइड्स हमारे अंदर चला जाता है, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में सिंपल आपको एक लाइन याद रखनी है, 2 to 4 रिंग पर RBC दिखेगी, जैसे कि मलेरिया वगैरह में दिखता है इस तरह की, ठीक है। और समटाइम्स अपियरिंग लाइक है माल्टीज क्रॉस, ये जो माल्टीज क्रॉस है ना, इस तरह से दिखेगी आपको 3 से 4 रिंग, ठीक है। माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस एंड साइटोप्लाज्म हैज़ 2 और मोर क्रोमेटिन डॉट्स, और प्लस में क्रोमेटिन डॉट्स भी मिलेगी। ओके, तो ये लैब डायग्नोसिस इसका इंपॉर्टेंट है, प्लस ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद कर लीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीमोपैरासाइट्स। मे बी इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हो, कुछ ना आई हो, बट जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने उसमें कवर करे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उन चीज़ों को आप भूलिएगा मत। अभी बात करते हैं बोन मैरो स्लाइड प्रिपरेशन करके, जो टॉपिक है हमारा, है ना। तो बोन मैरो निडल्स के बारे में बात करते हैं पहले। तो मेनली 2 तरह की निडल्स रहती है, 2-3 तरह की। सालास एंड क्लीमा निडल जो है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए यूज़ होती है, यानी कि बोन मैरो को हम एस्पिरेट करते हैं। ओके, एंड जमशीदीस निडल जो रहती है हमारी, जमशीदीस निडल, वो बोन मैरो बायोप्सी के लिए हम यूज़ करते हैं, ट्रिफाइन बायोप्सी। ओके, ये रहती है देखो क्लीमा निडल, ये सला निडल। सला निडल में बेसिकली एक तरह का स्क्रू रहता है, तो स्क्रू है ना, और सला सेम है, तो इस तरह से याद रख सकते हो। बाकी ये बायोप्सी सिंपल निडल है, ट्रिफाइन बायोप्सी निडल, जमशीदीस निडल बोलते हैं जिसे। लोकल एनेस्थीसिया देते हैं हम, मोस्ट ऑफ द टाइम 2% लाइडोकिन देते हैं, बट डॉक्टर्स कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट मोस्टली यूज। ओके, बाकी साइट ऑफ बोन मैरो सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से बोन मैरो सैंपल लिया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली लिया जाता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो ये रीजन आप देखते हैं कोल्डू में। ओबीस इंडिविजुअल के केस में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और बच्चों के केस में टिबिया क्या, अपर एंटीरियर मीडियल पार्ट, ओके, टिबिया जो होती है बोन, वहाँ से लिया जाता है। बोन मैरो का टिश्यू कलेक्ट किया है तो फिक्सेटिव क्या रहेगा, मोस्टली बॉइंस फ्लूइड बेटर रहता है, ठीक है। बट स्मीयर को अगर हमें फिक्स करना है तो वो मैथनॉल में हम फिक्स करेंगे। ओके,
अब बात करते हैं बोन मैरो स्मीयर्स की। तो बोन मैरो एस्पिरेट, यानी कि एस्पिरेट में फ्लूडिश निकलेगा, तो इस तरह का कुछ लिक्विड सा निकलता है ये बोन मैरो आपका। हाँ, तो दो तरह के स्मीयर होते हैं, एक होता है वेज स्मीयर, जैसे हम स्लाइड बनाते हैं सिंपल 30 डिग्री एंगल पे हम उसे जस्ट स्प्रेड कर देते हैं टंग शेप्ड के लिए, है ना, इस तरह से। ओके, या फिर हम स्कॉस या क्रश स्मीयर बनाते हैं, उसमें क्या है, जस्ट हम एक दूसरी स्लाइड ऊपर रखते हैं और धीरे से खींच देते हैं, तो इस तरह का गोल गोल सा बनता है। इसे हम स्कॉस स्मीयर और क्रश स्मीयर बोलते हैं। तो ये दो तरह के स्मीयर हम बोन मैरो एस्पिरेट से बनाते हैं, ठीक है। बट बोन मैरो बायोप्सी है, यानी कि हमने जमशेदीस निडल से हमने सैंपल लिया और इस तरह से एक टुकड़ा मिला हमें बोन मैरो का, बोन से इस तरह का टुकड़ा, ठीक है। तो उससे क्या है, हम टच प्रिपरेशन बनाते हैं या फिर टच और इम्प्रिंट बायोप्सी स्मीयर, यानी कि हम बायोप्सी को यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है, टुकड़े को हम टच करेंगे, ठीक है, तब बनेगा। फॉर एग्जांपल क्रश स्मीयर में क्या है, हमने दूसरी स्लाइड इस तरह से रख के और इसे स्प्रेड कर दिया। वेज स्मीयर में क्या है, हमने एंगल बना के टंग शेप्ड स्मीयर बना दिया। और बायोप्सी इम्प्रिंट है, जो कि बायोप्सी का बनता है, उसमें क्या है, बायोप्सी हमने जस्ट टच करी तीन तीन अलग अलग जगह पे, है ना। तो दिस इज बोन मैरो स्लाइड प्रिपरेशन। ओके, नाउ बात करते हैं, स्लाइड बन गई तो अब स्टेनिंग कौन सी रहती है। तो बोन मैरो एस्पिरेशन क्योंकि ब्लड जैसा ही है, तो स्टेनिंग रहेगी जिम्शा, लीशमैन, रोमानोवस्की की स्टेन जो नॉर्मल्स रहती है वो। उसमें क्या हमारे फैट ग्लोब्यूल्स मिलते हैं और जो हिमेटोपोइटिक सेल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी जो बोन मैरो बायोप्सी है वो तो बिकॉज एक टिश्यू है तो उसके लिए हिस्टोलॉजी के स्टेन यूज़ होते हैं, जैसे HND स्टेन मैरो कंपोजिशन के लिए, पर्ल स्टेन आयरन वगैरह के लिए, रेटिक्यूलिन स्टेन जिसके को गॉर्डन स्वीट मेथड यूज भी बोलते हैं, तो वो फाइब्रोसिस वगैरह के लिए, हम बोन मैरो फाइब्रोसिस के लिए ये सब हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो बायोप्सी हैं ये सारे स्टेन हम यूज़ करते हैं, जिसमें क्या दिखेगा, फैट्स दिखेगा, सेल्स दिखेंगे, और जो बोन मैरो है बिकॉज वो टिश्यू है एक, तो उसमें बोनी टर्बैकुलर है, यानी कि जो बोन्स की ओपनिंग्स वगैरह है वो भी दिखेगी, ठीक है, पोरल ओपनिंग जो रहती है। अब बात करते हैं रेशियो ऑफ एक्टिव बोन मैरो, जो कि इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे होते हैं तो 80 to 90% हमारा बोन मैरो आपका जो है एक्टिव रेड बोन मैरो रहता है। रेड बोन मैरो मतलब जिसमें हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स प्रेजेंट रहती है, ना कि फैट। ओके, फैट नहीं रहता, HSCs रहती है। बट यंग अडल्ट जो होते हैं जैसे 20 साल के हो गए तो 60% रह जाता है वो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। और हेमाटोपोइसिस आपकी है कन्फाइंड टू प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ लार्ज फ्लैट बोन्स, पेल्विस एंड स्टर्नम, मतलब बड़े बड़े बोन्स होते हैं वहीं पे हेमाटोपोइसिस हो रही होती है, बाकी जगह नहीं हो रही होती है। ओल्डर अडल्ट यानी कि 55 के बूढ़े हो गए हैं जब हम, तो 40% ऑफ बोन मैरो ही एक्टिव रहता है, 60% जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज पूछ सकता है। और बेस्ड ऑन हेमाटोपोइटिक सेल कंपोजिशन बोन मैरो कैन बी हाइपोसेलुलर, नॉर्मोसेलुलर एंड हाइपरसेलुलर। अगर 30 to 70% आपके हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं मौजूद, ओके, तो वो है नॉर्मोसेलुलर, मतलब नॉर्मल सेल्स हैं, फैट कम है और HSC ज़्यादा है। बट अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपर सेलुलर बोन मैरो है, और अगर उससे कम है तो हाइपो सेलुलर है। जैसे कि दिखेगा कैसा हुआ एक्चुअल में, वो इस तरह से हमने सैंपल लिया तो हाइपो सेलुलर अगर बोन मैरो है, यानी कि उसमें जो HSCs वगैरह का कंपोजिशन है वो कम है 30% से भी, तो इस तरह से सेल्स दिखेंगे थोड़े थोड़े, है ना। बट नॉर्मो सेलुलर है तो कुछ इस तरह का दिखेगा, और हाइपर सेलुलर जैसे कि कैंसर्स के केस वगैरह में रहता है तो वो इस तरह का दिखेगा कुछ, ठीक है। ये क्रश स्मीयर का एग्जांपल एक तरह से, ठीक है। तो दिस इज़ द सेलुलरिटी ऑफ बोन मैरो। अब बात करते हैं सेल काउंटर के ऑपरेशन की, यानी कि जो हेमेट ऑटो एनालाइजर्स वगैरह होते हैं, हेमाटोलॉजी एनालाइजर्स होते हैं, ठीक है, वो वर्क करते हैं इम्पेडेंस प्रिंसिपल पे या फिर कुल्टर प्रिंसिपल पे, फ्लो साइटोमेट्री पे भी वर्क करते हैं, मतलब मल्टीपल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अंदर, एंड VCS टेक्नोलॉजी पे यूज़ होता है। अगर डिटेल में ये चीज़ जाननी है तो ये वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने इसमें कि CBC एनालाइज़र कैसे काम करता है, यानी कि ये सेल काउंटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी चैनल पे अच्छा सा वीडियो अवेलेबल है, बट आपको अगर सिंपली याद रखना है तो ये 2-3 चीज़ें, ये प्रिंसिपल आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ होमवर्क वीडियो मैं आपको देना चाहता हूँ, ठीक है। ये CBC एनालाइज़र वाला वीडियो देख लीजिए प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मिनट से कम का है।
बट इसमें आपका वो वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। प्लस मलेरिया मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, छोड़ दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं जो बन सकते हैं। प्लस अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू हैव टाइम, तो ये बहुत बेसिक सा वीडियो है। इसमें क्या है, आपको नॉर्मल रेंजेस वगैरह अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगी, और कम होगा तो क्या होगा, ज़्यादा होगा कोई चीज़ तो क्या होगा, जैसे आरबीसी कम होगी तो एनीमिया, एंड ज़्यादा होगी तो पॉलीसाइथीमिया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, सीबीसी इंटरप्रिटेशन। तो ये 30 मिनट का वीडियो है, तो टाइम है तो ये देख लो, वरना नॉर्मल रेंज तो मैंने आपको दे रखी है वीडियो में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो, और ये इसी तरह से हमारा क्लास 2 का जो यूनिट 2 है हेमेटोलॉजी वो ख़त्म होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।